सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी कि 1857 में जो जनता है वो अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ बगावत करती है। तो इसका पहला प्रकरण हम नीतियाँ और लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू कि जब जनता बगावत करती है। तो देखिए सबसे पहले कि आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में जो है वो सिपाही और किसान ये विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और यह विद्रोह हुआ था 1857 में। उत्तरी भारत के मैदानों तक ये फैल गया था। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नीतियाँ और लोग कि पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। तो इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों और सब पर तरह तरह के असर पड़े। और आप ये भी देख चुके थे कि जो भी नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती थी या जो भी कानून उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाते थे तो लोग उनका किस तरह से विरोध करते थे। तो देखो हमने आपको याद होगा कि अध्याय 2 जिसमें हमने ये पढ़ा था कि व्यापार से साम्राज्य तक कैसे कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, कि अंग्रेज़ पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और एक दिन वो इस पूरे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। कैसे हुआ था, है ना। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और जिसमें क्या वो अंग्रेज़ जीत गए थे। और फिर उसके बाद इन अंग्रेज़ों से जीतने के बाद इन राजाओं की और नवाबों की जो ताकत है वो छीनने लगी थी, है ना। तो नवाबों की छीनती सत्ता 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। देखो यहाँ 18वीं सदी लिखा है ना। तो इसका मतलब होता है कि 1701 से 1800 तक का जो समय है वो 18वीं सदी में आएगा, क्योंकि सदी का मतलब ही 100 वर्ष होता है। तो इसीलिए ये 1701 से 1800 तक की बात कर रहे हैं और मध्य का मतलब हुआ 1750 के आसपास। तो ये 1757 में ही हुआ था प्लासी का युद्ध, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि 18वीं सदी के मध्य में। तो राजाओं और नवाबों की ताकत है वो अब छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही ख़त्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता अब घटती जा रही थी और उनकी सेनाओं को भी भंग कर दिया गया था, क्योंकि अब शासकों की सेनाओं की बजाय अंग्रेज़ों की सेना वहाँ अपना कार्य कर रही थी और उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। जैसे उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो ये चाहती थी कि कंपनी उनके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा बनाए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से ये आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। देखो दत्तक पुत्र का मतलब भी गोद लिया हुआ ही पुत्र होता है। तो अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। देखो कि जो सहायक संधि के बाद वो कैसे उसे अपने कब्जे में लेते थे, ये भी हमने पढ़ा था अध्याय 2 में ही, कि जैसे जिस रियासत के साथ अंग्रेज़ ये संधि करते थे और अगर वो रियासत उस संधि को मान लेती थी तो वो अपनी सेना खुद नहीं रख सकती थी और उसकी शासक की, उनके प्रजा की, उसके राज्य की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो कंपनी करती थी, कंपनी की सेना। और इसीलिए उसे कहते थे सहायक सेना, है ना। और तो इस सेना के रख रखाव के लिए जो स्थानीय शासक है या जो भारतीय शासक है वो उस कंपनी को पैसा देते थे, और यदि ये भारतीय शासक कभी यह पैसा देने से चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर कंपनी क्या करती कि उसका इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत की कई रियासतों को अपने कब्जे में लिया था और अवध ऐसी रियासत थी, आखिरी रियासत थी।
और जब 1801 में ये सहायक संधि थोपी गई, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था रिचर्ड वेलेस्ली, और 1856 में जब इसे अपने कब्जे में लिया, उस समय गवर्नर जनरल थे डलहौजी, और उसने ये ऐलान किया कि रियासत का शासन है वो ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया, और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये फैसला लिया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, यानी उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो देखो किस तरह से उन्होंने अब भारत के ऊपर से मुग़लों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने जो भी नियम बनाए, कानून बनाए, कर लगाए, इससे किसानों और सिपाहियों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो क्या सोच रहे थे। तो देखते हैं इसके बारे में कि गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया हुआ कर्ज भी नहीं लौटा पा रहे थे, और इसी के कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी एक अलग ही वजह थी, यानी कि अंग्रेजी सेना के अंदर जो काम करने वाले भारतीय सिपाही थे, भारतीय सैनिक थे, उनमें भी असंतोष था। वो भी सेना अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी वजह अलग थी। क्या वजह थी कि वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या है कि इन भारतीय सैनिकों के ऊपर भी कई ऐसी शर्तें लगा दी थी कि जिससे वो परेशान थे। तो कई ऐसे नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। तो क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर वो समुद्र की यात्रा करेंगे तो उन्हें पाप लगेगा। तो उन्हें ये लगता कि समुद्र की यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला, वर्मा जिसका भी वर्तमान में नाम है म्यांमार, जब उनको वहां जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में कोई भी ऐतराज़ नहीं था। तो सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि अभी भी यह मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून और बनाया, और इस कानून में साफ साफ ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों के हालात से ही परेशान थे, है ना, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने कर्जे ले रखे थे, लगान देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह से ये सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। तो बहुत सारे सिपाही खुद किसान भी थे, वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो देखिए कि सुधारों पर प्रतिक्रिया, कि अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। देखो हमारे भारत में उस समय कुछ कुप्रथाएं भी थी, जैसे सती प्रथा, है ना, बाल विवाह, इस तरह से पर्दा प्रथा। तो अंग्रेज़ों को ये लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना भी ज़रूरी है। तो सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई कानून भी बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का उन्होंने जमकर प्रोत्साहन किया, और 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। और 1850 में एक नया कानून बनाया। उस कानून में उन्होंने क्या किया कि जो कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को अपनाता है तो जो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि अब भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज़ उनका धर्म और उनके रीति रिवाज और उनकी जो जीवन शैली यानी जीवन जीने के जो तरीके हैं
उनको वो नष्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे कुछ भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, यानी कि जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी उसे वो दूर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत के व्यक्ति भी पढ़ें लिखें और समझें। तो इन सुधारकों और उनके द्वारा किए गए सुधार आंदोलनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये देखिए कि आपको यहाँ एक ये चित्र दिखाई दे रहा है कि जिसमें दो व्यक्ति हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। तो ये उत्तरी भारत के बाज़ारों में जो सिपाही हैं वो खबरें और अफवाहें फैला रहे हैं। तो क्या अफवाह फैलाते थे, कैसे खबरें थी, सिपाही क्या खबरें फैलाते थे, है ना। तो इसके बारे में है। जब देखो अंग्रेजी शासन के बारे में लोग क्या सोच रहे थे, है ना, कि आम जनता उनके नियमों के बारे में, उनके कानूनों के बारे में क्या सोच रही थी। तो इसी को हम देखते हैं जनता की नज़र से कि जनता क्या सोचती थी उनके बारे में। उस ज़माने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। कि 84 नियमों की सूची, कि यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। यानी माझा प्रवास किसने लिखी? विष्णु भट्ट गोडसे ने। और वो कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के एक गांव में। तो विष्णु भट्ट और उसके चाचा मथुरा में आयोजित किए गए एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। तब विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई और उन्होंने ये सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। अब सिपाहियों ने क्या कहा उनसे? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और इसीलिए उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उनका ऐलान भी कर दिया है। तब सिपाहियों ने विष्णु भट्ट को बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यानी राजाओं ने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। तब राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी और राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तो देखो कैसे सिपाही जो इन खबरों को फैला रहे थे, है ना। तो तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीखें तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी कि कैसे ये धर्म युद्ध था, क्या था। और ये दूसरा स्रोत देखिए कि हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। अब ये सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे? सीताराम पांडे ये 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर काम करते थे। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ ही था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। देखो उस व्यक्ति ने, सीताराम ने 40 साल तक उनकी नौकरी की और अंग्रेज़ कैसे निर्मम थे कि उसी के सामने उसी के बेटे को मार डाला। तो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। तब सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी कैसे वो सिपाही से सूबेदार बना और उसके नाम से प्रकाशित किया। और उसी के ही पुस्तक का एक ये अंश है कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के जो नुमाइंदे हैं उनकी सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। यानी कि नवाब और बादशाह के नुमाइंदों को कि सेना क्या चाहती है, सैनिक क्या चाहते हैं, है ना, कि वो अंग्रेजी शासन से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट, ये जानने के लिए पूरे भारत में फैला दिया गया। तो उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने कई झूठ भी गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। और उनकी यह दलील थी कि अगर सारे सिपाही मिलकर काम करें
और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। और देखो उनके उसके बाद देखिए कैसे कि जो विद्रोही सिपाही थे वो इन अफसरों के घरों पर हमला करते थे, आग लगा देते थे उनके घरों में घुस जाते थे। इस चित्र में यही बताया गया है। इसके बाद देखिए ऐसा ही एक और है इसी के आगे कि संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफ़ल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। तो इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण भी दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफ़लों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के कुछ लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भी भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। और कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे और स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह एक कहानी बना दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। तो कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।